दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग इस समय जनरल स्टडीज में स्पेशल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस को कवर कर लिया बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर। इन सारे मटेरियल को हम देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स के क्वेश्चन को उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया है। तो ये वीडियो जानते हैं नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है और अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, उस पर जो है इस समय मॉक टेस्ट भी चल रहा है बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ मिल जाए तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। भैया आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की यात्रा को। पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, झूम खेती है उधर देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कंट्री। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है यार। तो ये देखो भैया, रे वियतनाम में है, मसोले भारत में, रोका ब्राजील में, मिल्पा मैक्सिको में। अब देखो ये एलडी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे स्वयं समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बार बार आपको ये कहता हूँ मेरे भाई कि जितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो आप उनको कमेंट में जरूर लिखें, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका मसोले। जी हाँ, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तो झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कृषि की एक अत्यंत जो है प्राचीन पद्धति है, जिसमें पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर या जलाकर जमीन साफ की जाती है और उर्वरकता कम होने पर स्थान बदल दिया जाता है। ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान। हालांकि अब इतनी खेती ही नहीं है भाई, इतनी जमीनें ही नहीं है कि आप रोज जगह जगह बदलते रहोगे। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों में इस कृषि पद्धति को स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वियतनाम में इसको क्या नाम दिया जाता है, रे। ठीक है, ब्राजील में इसको रोका और मिल्पा इसको मैक्सिको में नाम दिया जाता है। ठीक है, मसोले नामक जो स्थानांतरित कृषि है भारत में नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है, ये होती है अफ्रीका मध्य अफ्रीका, जो कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में ये होता है। ठीक है, अगर हम भारत में इस प्रकार की खेती की बात करें तो खास करके पूर्वोत्तर भारत में होता है, जिसे झूम या मध्य प्रदेश में बेवर और दाहिया और आंध्र प्रदेश में पोंडू नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहा भाई, इतना ध्यान रखना। ये देखो निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है, ये देखो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज लिटिल ब्रेन। सेरिब्रम, पोन्स, मेंडुला। देखो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया, ये है RO 2025 का क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और चुन चुन करके उन क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ आपके लिए, जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए आप अभी जो है, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से तैयार होती है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने जो है एप्लीकेशन पर इन सारे मटेरियल को, चाहे आपका इस समय मॉक टेस्ट चल रहा है, चाहे आपका जो है ये सारे PDFs हैं और वीडियोज है जो आपके लिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उनको अगर एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत करना प्रारंभ करिए। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है सेरिबेलम। ठीक है, ये वाला। अगर हम बात करें मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के हिस्से में सेरिबेलम को ही लैटिन भाषा में लघु मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अगर हम बात करें इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, मुद्रा यानी पोस्चर को नियंत्रित करना। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों की गतियों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है। ठीक है, यद्यपि इसका आकार पूरे मस्तिष्क के जो है आयतन का लगभग 10% ही होता है। कितना, मात्र 10%, लेकिन मस्तिष्क के कुल न्यूरॉन्स का लगभग 50% से अधिक हिस्सा इसी भाग में स्थित होता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना इतना। यहाँ पर देखो सहकारिया आयोग की सिफारिश है। ये देखो भाई, हम बार बार आपको सहकारिया आयोग, ये सब जो है बेरूबारी केस और जो है गोलकनाथ केस, ये सारी चीज़ें हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, मेनका गांधी केस। तो लेकिन ये देखो यहाँ पर ये और भी तमाम जो आयोग बने हैं उन सारी चीज़ों पर हम लगातार, और अभी जो अपना संविधान की क्लास हुई है उसमें बहुत डिटेल से चीज़ों को दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, तो इसलिए आप उसको भी पढ़िएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहकारिया कमीशंस रिकमेंडेशंस आर रिलेटेड टू हिच ऑफ द फॉलोइंग। राजस्व वितरण, संसद की सदस्यता, संसद के अधिकार और शक्तियाँ, केंद्र राज्य संबंध। मेरे भाई आंसर करना, अगर आंसर पता हो ना पता हो मेरे बताने के बाद करते रहो आंसर। ठीक है, इसमें दिया है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। ठीक है,
केंद्र राज्य संबंध के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में एक 3 जो है सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ठीक है, इस सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य कार्य क्षेत्र भारत में केंद्र और राज्यों के बीच जो है मौजूदा व्यवस्थाओं और कर प्रणाली की समीक्षा करना था। आयोग ने 1988 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 का उचित उपयोग, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने जैसे मुद्दों पर कुल मिलाकर के 247 सिफारिशें की गई। ठीक है, इन्हीं सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में 1990 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, जो केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम रहा। ठीक है, आगे देखो भैया, ये है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सम्मिलित करना है। ये क्षेत्र है 2025, ये विजेता 2025। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये है आपका मैचिंग करना है, ये कोड दिया हुआ है भाई। ठीक है, व्यापार श्री एल सुब्रमण्यम, साहित्य और शुक्र। ये यहाँ पर देखें, आपको थोड़ा सा इसके आंसर को डिटेल में जाना है। यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न को समझते चलना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो यहाँ पर है सी वाला आंसर। ठीक है, ये 2 3 4 1 क्या है, 2 3 4 1। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2। ठीक है, ये है आपका व्यापार क्षेत्र में श्री ओसामू सुजुकी, जी हाँ, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री ओसाजू सुजुकी को व्यापार उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये साहित्य में श्री MT वासुदेव नायर को जो है ये प्रख्यात मलयालम लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। ठीक है, इनका संबंध साहित्य और शिक्षा से है। अगर हम बात करें यहाँ पर चिकित्सा का तो श्री D नागेश्वर रेड्डी साहब, ये जो है नागेश्वर रेड्डी साहब एक विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रो जो है एंटेरोलॉजिस्ट है। इनका संबंध किससे है, चिकित्सा से। अगर हम बात करें कला का तो कला भैया श्री एल सुब्रमण्यम साहब, ये प्रख्यात वायलिन वादक और संगीतकार हैं, इनका संबंध कला और जो है कला के क्षेत्र से है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, कठोर लकड़ी की कटिंग विधि किस एक फसल में अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इन हिच क्राफ्ट इज द हार्डवुड कटिंग मेथड अडॉप्टेड, आम, अनार, सेब और आंवला। आंसर करना है। देखें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन विच क्राफ्ट इज द हार्डवुड कटिंग मेथड अडॉप्टेड। हार्डवुड यहाँ पर आप देखिएगा भैया। ठीक है, अगर हम बात करें वानस्पतिक प्रवर्धन की कठोर लकड़ी की कटिंग, यानी अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, विधि का उपयोग मुख्य रूप से उन पौधों के लिए किया जाता है जिनकी शाखाएं परिपक्व और मजबूत होती है, और इनमें किसके लिए किया जाता है, अनार के लिए। ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है ये इसका जो है ये व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए कटिंग यानी कलम लगाना, कटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, कलम लगाने से है, सबसे उत्तम और प्रचलित विधि मानी जाती है, और जिसमें 1 से 2 वर्ष पुरानी कठोर लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें आम, आंवला पौधों का प्रवर्धन मुख्य रूप से ग्राफ्टिंग यानी या बंडिंग के माध्यम से किया जाता है। सेब में प्रवर्धन के लिए ग्राफ्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले फल को प्राप्त किया जा सके। चलो ये देख लीजिएगा भैया, रक्त एक प्रकार का है, ब्लड इज टाइप ऑफ पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। आरो 2025। ठीक है, आंसर करो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है संयोजी ऊतक। जी हाँ, अगर हम बात करें जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अनुसार रक्त यानी ब्लड मानव शरीर में पाया जाने वाला एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यहाँ पर ये टिश्यू है एक प्रकार का। ठीक है, उसके बाद इसे संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विकास भ्रूण के मिसोडम से होता है, और यह शरीर के विभिन्न अंगों व जो है प्रणालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। रक्त मुख्य रूप से प्लाज्मा और उसमें तैरने वाली रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है भैया, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, कुछ पौधों द्वारा स्रावित होने वाला लेटेक्स क्या बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। लेटेक्स जो है सेक्रेटेड बाय सम प्लांट इन इज यूज टू मेक व्हाट, रबर, कार्टिलेज, वसा, ड्राई। आंसर करो भाई। देखो ये एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन पूछा गया। ये देखो भैया क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है रबर। जी हाँ, कुछ पौधे द्वारा स्रावित होने वाला जो है लेटेक्स रबर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, हम सब जानते हैं। और पौधों के कटने या छिलने पर निकलने वाला जो सफ़ेद दुधिया चिपचिपा तरल पदार्थ जो लेटेक्स कहलाता है, और इसका व्यापारिक और औद्योगिक स्तर पर प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर का निर्माण मुख्य रूप से
हेबिया ब्रासिलियंसिस नामक रबड़ के पेड़ से प्राप्त इसी लेटेक्स से किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें एक को कथन ये दूसरे को कारण आर कहा गया है। ये देखो यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज स्टेटमेंट ए एंड अदर इज रीजन आर। देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता नहीं करता है। देखो यहाँ पर लिखा ये सही, आर गलत, आर सही, ये गलत, ये सब दुनियादारी दिया गया है। ए आर दोनों सही, सही ये आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो ये यूपीपीसीएस 2025। ठीक है, क्या पूछ रहा कि हिमालय पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है ये। ठीक है, क्या यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि ये सब कुछ चीज़ें हम लोग बचपन से ही देखते समझते चले आए हैं कि हिमालय पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर निम्नलिखित पर्यावरण रिपोर्टों घटनाओं को कालन क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो भैया क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल रिपोर्ट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन्वायरमेंट के क्लास में इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन, ब्रुटलैंड रिपोर्ट, क्योटो प्रोटोकॉल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, अब इनका यहाँ पर देखो क्रोनोलॉजी देनी है आपका। एलटी ग्रेड 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप इसको सुमेलित करते हैं मेरे भाई, तो जो आपको सही आंसर मिलेगा वो है पहला वाला 1 2 3 4, यानी ये सही से सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन ये मानव पर्यावरण व संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख सम्मेलन था जो स्वीडन में वर्ष 1972 में हुआ था। कब? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। अब बुटलैंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भैया बुटलैंड रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर यानी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रसिद्ध इस रिपोर्ट को विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा 1987 में, कब? 1987 में दिया गया। ठीक है, इसी ने जो है सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रियता दी। अब अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल का, तो ये भैया है आपका यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसे 1987 में, कब? 1987 में जापान के क्योटो में अपनाया गया। ठीक है, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य, गरीबी समाप्त करने और ग्रह की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 लक्ष्यों के इस समूह को वर्ष 2015 में अपनाया गया था। ठीक है, तो इसको 2015 देख लीजिए। इतना इस तरीके से आपको जानना चाहिए भैया। आगे देखो, ये है कथन ए उभयचर ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त के मिलने को सहन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही। आर ओ आर 2025 पूछा गया भैया, दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको यही सलाह दूंगा मेरे भाई, क्वेश्चन को आप करने से पहले एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आप देख जरूर लिया करिएगा, इस तरीके से गलतियाँ अक्सर हो जाएंगी। अक्सर ये वाला पहले विकल्प में दिया जाता रहा, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, इस वजह से इसको समझिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि आप देखिए यहाँ पर सत्य, ये सत्य है आर, परंतु आर असत्य है, ये गलत है परंतु आर सत्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे हालांकि, तो सारी चीज़ें अभ्यस्त हो जाएंगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो है जो सही विकल्प ये सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, यानी गलत है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला आपका सही है। उभयचर ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त से मिलने को सहन, मतलब रक्त के मिलने को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो बता रहा है ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, आर इसलिए गलत है, उभयचरों के हृदय में 2 कक्ष नहीं बल्कि 3 कक्ष यानी 3 चेंबर होते हैं, जो अलिंद और 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मांसपेशी कोशिका, द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ग्रेड 25 में पूछ लिया भाई। मांसपेशी कोशिका, हेपेटिक कोशिका, तंत्रिका कोशिका, किडनी कोशिका। देखो यहाँ पर ये सही विकल्प है भैया, तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। ठीक है, तंत्रिका कोशिका ये आपका सही विकल्प है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। ये कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक फैली होती हैं और सूचनाओं का या विद्युतीय जो है संकेतों के प्रसारण का कार्य करती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर पैर के अंगूठे तक जाने वाली तंत्रिका यानी कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक
या उससे भी अधिक हो सकती है। यद्यप मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा या का अंडाणु है, लेकिन जब सबसे लंबी कोशिका की बात आती है तो कौन हो जाती है? तंत्रिका कोशिका ही होगा भैया, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, यहाँ पर ये देखो पीसीएस 2025, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जो है कथन ए, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है। जनरली एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन इज यूज एज द मटेरियल ऑफ द जो है फ्यूज वायर। सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, ठीक है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। जो सही विकल्प है वो है ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत, यानी बी आंसर आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विद्युत परिपथों में सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज तार मुख्य रूप से सीसा और टिन की मिश्र धातु से बनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कारण आर में जो है पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। फ्यूज तार का मुख्य गुण यह होना चाहिए कि उसे गलनांक परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तारों में से बहुत कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर विश्व प्रदर्शन का सिद्धांत आधारित होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन जो है सीखते हुए आए, करके सीखना, देखकर विश्वास करना, सुनकर सीखना। एलटी ग्रेड 2025, ठीक है। आंसर करना मेरे भाई। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है करके सीखना। जी हाँ, ये है आपका लर्निंग बाय डूइंग। विधि प्रदर्शन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन और किसी विज्ञान में जो है विधि प्रदर्शन यानी मेथड जो है डिमॉन्स्ट्रेशन का मूल सिद्धांत करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कोड से सही उत्तर देना है। यहाँ पर ये है गवर्नर जनरल और ये है आपका उनके कार्य, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। लॉर्ड डलहौजी, और ये हालांकि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कर्जन जो है सती प्रथा निर्देश, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कॉर्नवालिस व्यपगत का सिद्धांत, तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कूट के माध्यम से। अब देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम लोग अगर इसको सुमेलित करने का प्रयास करें तो देखो, लॉर्ड डलहौजी किससे था? व्यपगत से नीति थी, ये वाला आप सब जानते हो, बहुत फेमस है, ठीक है। अब उसके बाद लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन से संबंधित था, ठीक है, ये भी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथा से संबंधित था, बहुत बार हम लोगों ने बचा। अब बचता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हो जाएगा बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। अब इस तरीके से इसको आप देखिएगा तो पहला का क्या हो गया भैया? 4 कहाँ गया? इस पर 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगला हो गया भैया कर्जन का 3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये हो गया, सती प्रथा हो गया 2 हो गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1 हो गया, यानी ये वाला आंसर आपका सही है। तो इस तरीके से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन 2025 में हुए धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण किन देशों में संबंधित है? भारत नेपाल, भारत फिलीपींस, भारत भूटान, भारत जापान। द 6th edition of military exercise named धर्म गार्जियन held in 2025 is related to which countries? भाई एलटी ग्रेड 2025, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जापान। जी हाँ, जापान। अगर हम बात करें धर्म गार्जियन भारतीय थल सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। वर्ष 2025 में इस सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था, जो 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच जापान के माउंट फ्यूजी में संपन्न हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सामरिक तालमेल बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध तथा आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त कौशल को निखारना था, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, एक एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? द एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ कार्य पुस्तिका, वर्कशीट, चार्ट और स्टाइल डाटा। आंसर करो यहाँ पर सही विकल्प। देखे यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है वर्कशीट। किसका? वर्कशीट का, ठीक है। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी MS एक्सेल की बात करें तो एक अत्यंत लोकप्रिय और जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से डेटा को व्यवस्थित करने
और वित्तीय गणनाएं करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन हो सकता है, आपको भी कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए एक आध क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो द बेस ईयर ऑफ द कंक्लूडिंग द करंट नेशनल इनकम इन इंडिया 2004, 2021, 2011, 2018, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो 2011-12, क्या है 2011-12, आप ध्यान समझिएगा। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वास्तविक गणना करते समय मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को दूर करने के लिए स्थिर वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, जिसका आधार वर्ष क्या कहलाता है, बेस ईयर कहलाता है। ठीक है, जब जनवरी 2015 में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO ने भारत की राष्ट्रीय आय जो है गणना के आधार वर्ष को संशोधित किया था। इस संशोधन के तहत भारत वर्ष को 2004-05 से बदल करके 2011-12 कर दिया गया था। ठीक है, कब 2015 में, जो वर्तमान में आधिकारिक जो है आर्थिक गणनाओं के लिए लागू है। आधार वर्ष के समय समय पर जो है इसकी अर्थव्यवस्था होने पर संरचनात्मक जो है बदलाव और अधिक सटीकता से मापन के लिए किया जाता रहा है। यहाँ पर देखो भाई, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ, हो ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मेरे भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और अपने दोस्तों में इसको शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब 1862 में, 1542 में, 1601 में, 1880 में आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1862 में। कब भैया, 1862 में ब्रिटिश भारत में आधिकारिक तौर पर पहली बार कागज मुद्रा अधिनियम यानी पेपर करेंसी एक्ट वर्ष 1861 में पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत सरकार ने निजी और प्रेसिडेंसी बैंकों के नोट जारी करने के अधिकार को समाप्त कर दिया और नोट जारी करने का एकाधिकार सरकार के पास आ गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पहली बार कागजी मुद्रा कब जारी किया गया, 1862 में। देखो यहाँ पर राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसके लिए वित्तीय हेतु ऋण ले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ द फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बारो फॉर द फाइनेंसिंग व्हाट, चालू खाता व्यय, निवेश, पुराने खातों, आयातित उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो भैया जो सही विकल्प है वो है निवेश, यानी किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है जो सरकारी उधार के अनुशासन से संबंधित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार एक सरकार को केवल उत्पादक संपत्तियों के निर्माण और पूंजीगत निवेश जैसे बुनियादी ढांचा, सड़क, अस्पताल बनाने के लिए ही बाजार से ऋण लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रैली करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, इस नियम का मुख्य तर्क यह है सरकार को अपने चालू खाता व्यय या दिन प्रतिदिन के राजस्व खर्चों जैसे वेतन और पेंशन का भुगतान वर्तमान कर राजस्व से ही करना चाहिए, उधारी से नहीं भैया। चलो आगे देखो, यहाँ पर अप्रैल 2005 में कौन सा बैंक ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बना। इन अप्रैल 2025 विच बैंक बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल द एटीएम इन द ट्रेन। देखो यहाँ पर भैया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर करो भाई, सही विकल्प है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया कभी आपने इस तरीके के एटीएम से पैसा निकाला है या नहीं, बताइएगा जरूर। ठीक है, भारत में बैंकिंग और भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी चलती ट्रेन के अंदर पहला एटीएम स्थापित करने का ऐतिहासिक गौरव भारतीय स्टेट बैंक को प्राप्त है। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, हु बिकेम द फर्स्ट फॉलोअर महावीर, जमाली, यशोदा, अड़ोजा, त्रिफला। ठीक है, आंसर करो। यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है जमाली। जी हाँ, आप जानते हैं जमाली कौन थे। जमाली जो है, अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पर भगवान जिनमें महावीर जैन धर्म के 24वें जो है अंतिम तीर्थंकर, जिनका मूल नाम वर्धमान था। जमाली जो है भगवान महावीर के दामाद यानी उनकी पुत्री अड़ोजा यानी प्रियदर्शना के पति थे। ठीक है, मतलब पहले दामाद जी पीछा पकड़ लिए कि चलो ससुर जी तुम्हारे साथ चलते आया हूँ मैं। और उनके सगे भांजे भी थे, दोनों चीज़ें थी भाई। ठीक है, भांजे यानी बहन के लड़के भी थे और इनके दामाद भी थे।
ठीक है, समझ सकते हैं। कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी का पहला उपदेश सुनने के बाद जमाली ही उनके प्रथम शिष्य और अनुयायी बन गए। चलो भैया, मामा बहने ससुर दामाद निकल गए। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुधर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वेयर डिड विष्णुधर्मन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द होयसल डायनेस्टी एस्टेब्लिश द कैपिटल? रामेश्वरम, महाबलीपुरम, द्वार समुद्रम, तंजौर। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है द्वार समुद्रम। क्या है? द्वार समुद्रम, ये आपका सही विकल्प है। होयसल राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसे 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच मुख्य रूप से वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है। विष्णुवर्धन की अगर हम बात करें तो इस वंश के सबसे प्रतापी और प्रथम महान स्वतंत्र शासक माने जाने वाले हैं जिन्होंने चोलों को पराजित कर अपनी पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित किया। ठीक है, चलो भैया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्ति किया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड एज द स्पेशल आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर जो है एम्परर्स बाउंड्री? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो भैया, देखो यहाँ पर 4 विकल्प है, उनमें से सही है अलाउद्दीन खिलजी, ये है। ठीक है, आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी को उनके शासनकाल के दौरान लगातार मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। इन आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा के लिए उसने जो है दक्षिण पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष और अस्थायी सीमांत सेना का गठन किया था तथा पुराने किलों को मरम्मत करवाया जहां मजबूत सैन्य टुकड़ियां तैनात थी। ठीक है, तैनात किया था उसने। और अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने केंद्र के में जो है एक विशाल अस्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी रखी और सैनिक को इक्ता यानी भूमि के बजाय नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इक्ता वाला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलो, मुगलों की सरकारी भाषा थी, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल वाज फारसी, उर्दू, तुर्की और अरबी। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 4 विकल्पों में से अगर हम बात करें फारसी, पर्शियन। जी हाँ, देखें यहाँ पर मुगल साम्राज्य की आधिकारिक राजभाषा फारसी थी और साम्राज्य के सभी प्रशासनिक तथा अदालती कार्य इसी भाषा में होते थे। यद्यप मुगलों की मातृभाषा चगताई तुर्की थी, बाबर ने अपनी जो है आत्मकथा में बाबरनामा में ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अकबर के शासनकाल में जो है फारसी को विशेष संरक्षण मिला, इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलो, मुंबई की मीठी नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ठीक है, क्या है? फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज द मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट? तुलसी झील, बिहार झील, पवई झील, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बिहार झील। क्या है भाई? बिहार झील। ठीक है, अगर हम देखें तो मीठी नदी महाराष्ट्र के सल्फेट द्वीप पर बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो मुख्य रूप से जो है मुंबई शहर से होकर गुजरती है। इस नदी का मुख्य उद्गम बिहार झील से होता है जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए फेमस है जाना जाता है? आप कमेंट में जरूर लिखिए। अभी मैंने पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में मैंने इसका जिक्र किया हुआ है। यद्यप अगर हम बात करें यहाँ पर मानसून के दौरान पवई झील जो है अतिरिक्त पानी भी मीठी नदी से आकर मिलता है, लेकिन इसका प्राथमिक और आधिकारिक स्रोत बिहार झील को ही माना जाता है। चलो भाई, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड एज द नेशनल वाटर वे? कोलकाता एवं धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र, हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा, इलाहाबाद एवं दिल्ली के मध्य यमुना, जबलपुर एवं भरूच के मध्य नर्मदा। सब जानते हैं, बहुत फेमस है ये हमारा अपना पड़ोसी भाई और हम सबका तपस्या वाली भूमि हल्दिया में जो इलाहाबाद। ठीक है, हल्दिया में इलाहाबाद के मध्य जो है गंगा को किसके लिए राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसे घोषित किया गया है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है भैया। इसकी कुल लंबाई की बात करें 1620 किलोमीटर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन लॉर्ड वेलेजली द सब्सिडरी अलायंस? यहाँ पर देखिए भाई 4 विकल्प है, सूरत, हैदराबाद, मैसूर, अवध। ठीक है, तो 4 विकल्पों में से अगर आप देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो सही है वो है हैदराबाद। जी हाँ, सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस की बात करें, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी में, ठीक है, द्वारा तैयार की गई एक कूटनीतिक जो है प्रणाली थी
और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, जिसे वर्ष 1798 में, कब, 1798 में इस पर जो है क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। चलो आगे देखो, किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल में गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। देखिए यहाँ पर ये जीडीसी का क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है लॉर्ड कर्जन। क्या है, लॉर्ड कर्जन, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम वर्ष 1904 में, कब, 1904 में पारित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, जिसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1899 से 1905, कब, 1899 से 1905, ठीक है, ये था। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों, इमारतों और अवशेषों को नष्ट होने से बचाना तथा उनके संरक्षण को कानूनी मान्यता देना था। आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में जो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए भैया अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, 214 आंसर करना भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है उसी को, यहाँ पर सही विकल्प है अनुच्छेद 213, ठीक है, 213 आर्टिकल 213, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विशेष विधायी शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल जो है विधानसभा और विधान परिषद यदि हो सत्र में ना हो, ठीक है, यानी विश्रांत काल में ना हो, ठीक है, और उससे लगे कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। चलो भाई आगे देखो, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। आंसर करना यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है केंद्र राज्य संबंध। क्या है, केंद्र राज्य, सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन और संबंधों की समीक्षा के लिए वर्ष 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 1988 में, कब, 1988 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसे राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोकने और अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर क्या जो है कुल 247 सिफारिशें की थी, ठीक है। आयोग ने एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया था, जिसे बाद में 1990 में लागू किया गया, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विथ इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है, मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, टर्की, सीरिया जो है इराक, यमन। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ठीक है। अगर हम बात करें तो इजराइल मध्य पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। इसके लिए जो स्थलीय सीमाएं हैं उसकी अगर हम बात करें किसकी जो है इजराइल से लगी हुई, तो इजराइल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका इजराइल। और इसकी स्थलीय जो सीमाओं की अगर हम बात करें तो लेबनान, ठीक है, लेबनान ये कहाँ पर है भाई, उत्तर में, ठीक है, लेबनान कहाँ पर है, इसके उत्तर में। और उसके बाद उत्तर पूर्व में ये सीरिया है, ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर पूर्व में सीरिया हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें जो है दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में तो मिस्र है, इजिप्ट ये दक्षिण पश्चिम में, और ये देखो यहाँ पर जॉर्डन है। तो इस तरीके से ये जो है घिरा हुआ है। अब आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। देखो यहाँ पर ये आपका चारों सतह है, सबसे निचली सतह आपको बताना, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और यहाँ पर दिया हुआ है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो सही विकल्प है, आंसर करना बहुत सरल है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसका सारा डिटेल्स भी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है जैवमंडल। क्या है, जैवमंडल, ये बायोस्फीयर, ठीक है। जैवमंडल पृथ्वी का सबसे विशाल और बृहद पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। यह जो है पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, इसे स्थलमंडल
जलमंडल और वायुमंडल के वे सभी हिस्से इसमें शामिल होते हैं जहां जैविक निवास जीव जो है निवास करते हैं। ठीक है, जलमंडल के अंतर्गत दुनिया के सभी छोटे बड़े जो पारिस्थितिक तंत्र जैसे महासागर, वन, रेगिस्तान सामूहिक रूप से समाहित होते हैं। ठीक है, यह एक आत्मनिर्भर प्रणाली है जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सभी जैव भू रासायनिक चक्रों को नियंत्रित करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? विच कंट्री बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2025? तो आपको आंसर करना है। देखिए यहाँ पर पूर्ण सदस्य जो है मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें सही विकल्प है इंडोनेशिया। जी हाँ, अगर हम बात करें ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक संगठन है और इसमें शामिल हुआ है इंडोनेशिया। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रिक्स जिसका उद्देश्य जो है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। जनवरी 2025 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के ऐतिहासिक विस्तार के बाद जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को भी इस समूह में शामिल किया गया। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च को, 22 मई को, 23 जून को, 16 अप्रैल को। ठीक है, आंसर करो मेरे भाई। सही विकल्प देखिए यहाँ पर 22 मई को। क्या है? 22 मई को। ठीक है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में जैविक विविधता से जुड़े मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को घोषित किया। 22 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1992 में नैरोबी में इसी दिन जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है, यानी CBD के पाठ को अपनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें 22 मार्च का तो भैया ये क्या है, ध्यान रखना, इसको भी थोड़ा सा देख लो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करती है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ जेट इंजन डिपेंड्स ऑन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऊर्जा, द्रव्यमान, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। ठीक है, आंसर करना भैया। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग, लाइनर मोमेंटम। ठीक है, अगर हम बात करें जेट इंजन और रॉकेट दोनों ही मुख्य रूप से रेखीय संवेग के संरक्षण के भौतिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत पर आइजैक और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है। जेट इंजन में ईंधन के जलने से उत्पन्न अत्यधिक गर्म गैसें पीछे की ओर बहुत तेज गति से निकलती है, जिसका परिणाम स्वरूप इंजन को आगे की ओर एक समान और विपरीत बल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कंपाउंड? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आंसर करो भाई। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सही विकल्प वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन। अगर हम देखें आवर्त सारणी के सभी तत्वों में से कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक संख्या में रासायनिक यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। कार्बन की इसी अद्वितीय क्षमता का मुख्य कारण इसका श्रृंखलन का गुण है, जिसके द्वारा कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी और जटिल श्रृंखलाएं बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन की चतुस्संयोजकता भी इससे एक साथ 4 अन्य परमाणु जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सह संयोजन बंध बनाने की सुविधा देती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। यहाँ पर फेफड़ों में गैसीय विनियमन का स्थल है। द साइट ऑफ जो है गैसर एक्सचेंज इन द लंग्स, ट्रेकियोल्स और ब्रांकियोल्स, पल्मोनरी सिराइन, अल्बियोलाई। ठीक है, देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना मेरे भाई, एल्बियोलाई। क्या है? अल्बियोलाई। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें मानव श्वसन तंत्र में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनियमन का एक मुख्य जो है स्थल जो है एल्बियोलाई या वायु कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलो भाई आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। मेलानिन प्रोटेक्ट आवर बॉडी औरत किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, एक्सरे किरणों से, पराश्रव किरणों से, तरंगों से। ठीक है,
यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है पराबैंगनी किरणों से। किससे? पराबैंगनी किरणों से। अगर हम बात करें मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को, पुतलियों को उनका प्राकृतिक रंग प्रदान करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जैविक कार्य हमारे शरीर और त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखना है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डीएनए के कुंडलित प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? हु फर्स्ट प्रपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए? वाटसन एवं क्रेग, फिशर एवं हाल्टन, लैमार्क एवं डार्विन, ह्यूज और डी फ्रीज। देखो भाई ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना वाल्टन एवं क्रेग। किसने? वाल्टन एवं क्रेग, ये आपका सही विकल्प है। डीएनए के त्रिआयामी जो है द्विकुंडलिनी संरचना यानी डबल हेलिकल मॉडल को पहली बार वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रेग ने वर्ष 1953 कब 1953 में जो है प्रस्तावित किया था। उन्होंने यह क्रांतिकारी मॉडल रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विक्सन द्वारा किए गए एक्सरे विवर्तन डेटा के आधार पर तैयार किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब है शेयर नहीं किया तो तुरंत करिए। और पीडीएफ ग्रुप यानी पीडीएफ को पाने के लिए आप जो एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करिए और उसको यूज करिए। टेस्ट हो रहा है, रेगुलर मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।